सेकेंड यूनिट है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया था और उस थोड़ा सा HUF भी कर लिया था हमने। अब HUF में हमारा रह गया है कि दो इसके भाग होते हैं, मिताक्षरा और दया भाग। दया भाग जो है वो वेस्ट बंगाल में लागू होता है। वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही जो है को पार्टनर्स बन सकते हैं। और मिताक्षरा जो है वो शेष भारत में लागू होता है। इसमें केवल मेल मेंबर्स जो हैं वही जो है को पार्टनर्स बनते हैं। दूसरी बात, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसके अंदर केवल कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, शेष सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कर्ता अपनी मर्जी से बिजनेस को चलाता है, कई बार डोमिनेंट भी हो जाता है, लेकिन जिम्मेवारी वो पूरी लेता है। और सभी पार्टनर्स की, सभी को पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बिज़नेस में लॉस होता है, बिज़नेस बंद करना पड़ता है, तो केवल उनका जो बिज़नेस में हिस्सा है ना बाकी को पार्टनर्स का, वही इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्सनल संपत्तियाँ नहीं। अब तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिज़नेस करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट है 1932 और इसके तहत पार्टनर्स आपस में जो है एग्रीमेंट करके बिज़नेस चलाते हैं। इस एग्रीमेंट पे आमतौर पर लिखा होता है कितनी पूंजी लगाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, लोन कोई पार्टनर कितना ले या दे सकता है, लोन पे ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा। इस एग्रीमेंट को ही जब रिटर्न में कर लेते हैं तो ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन जो है वो हम जनरली कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। इसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, करा ले तो कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं कि फर्म किसी थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ केस कर सकती है। अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फर्म तो किसी के ख़िलाफ़ भी केस नहीं कर सकती, लेकिन फ़र्म के ख़िलाफ़ सब लोग कर सकते हैं। तो फर्म अगर रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो पार्टनर्स भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, फर्म भी पार्टनर्स के ख़िलाफ़ कर सकती है, पार्टनर्स भी फर्म के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, फर्म जो है थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ भी कर सकती है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फर्म तो किसी के भी ख़िलाफ़ केस नहीं कर सकती और फर्म के ख़िलाफ़ जो है थर्ड पार्टी केस कर सकती है। सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, यानी उनकी पर्सनल संपत्तियों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं अगर बिज़नेस में क्या होता है, लॉस होता है तो। उसके बाद है आपका फ़ायदे क्या है पार्टनरशिप के। एक से भले दो होते हैं, पूंजी ज़्यादा इकट्ठी होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, लॉस बियर करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और बिज़नेस में कोई एक्सपर्टाइज़ अपनी एक्सपर्टीज़ भी दे सकता है। जैसे कि कोई अकाउंटेंट बन गया, जैसे कोई अच्छा मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आया तो मैनेजमेंट में हेल्प कर देता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में से। तो 6 तरह के पार्टनर्स हैं। पहला है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर, जो पार्टनर काम करता है एक्टिवली। दूसरा है स्लीपिंग काम नहीं करता। तीसरा है सीक्रेट, जिसका जनता को पता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, बाद में एक चीज़ कॉमन बताऊंगी, सीक्रेट का जनता को पता नहीं है। चौथा है नॉमिनल, सिर्फ नाम के लिए, उसने सिर्फ अपना नाम दे रखा है, चाहे वो आपको वो पूंजी भी नहीं लगाता, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना उसको लाभ मिलते हैं। हाँ, लाइबिलिटी वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबकी अनलिमिटेड होती है। हाँ जी, इन दोनों का आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखो, एस्टोपल तो वो होता है जो अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से दूसरों को एहसास दिलाता है कि मैं पार्टनर हूँ। मतलब काम ऐसे करेगा, बाहर ऐसे डींगे आकेगा जैसे कि ये भी पार्टनर है। तो ये है पार्टनर बाय एस्टोपल। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसे होता है, उसको लोग कहते हैं कि तू पार्टनर है भाई, तो वो मना नहीं करता है, ही डजंट डिनाई, मना नहीं करता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। एस्टोपल में बिहेवियर ऐसा दिखाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में बिहेवियर चाहे ऐसा है या नहीं, लोग मानते हैं कि हाँ पार्टनर है और उसको पता है कि लोग मान रहे हैं, वो मना भी नहीं करता है कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो ये दोनों में ही कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये मैंने क्लियर कर दिया। 6 के 6 पार्टनर हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, 6 के 6 की। उसके बाद प्रॉफिट और लॉसेज में शेयर जो होता है
वो सिर्फ पहले 3 का होता है, एक्टिव का, स्लीपिंग का और सीक्रेट का। वो तीनों तो होते ही नहीं है वास्तविकता में पार्टनर, नॉमिनल ने सिर्फ नाम दिया है। एस्टोपल में उसका बिहेवियर ऐसा है, और होल्डिंग आउट में वो मना नहीं करता दूसरे को, होता थोड़ा है पार्टनर। मैनेजमेंट में जो है वही पहले 3 ही पार्टिसिपेट करते हैं, 3 भी नहीं 2 ही करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर भी सोता ही रहता है, काम तो कुछ करता ही नहीं। तो एक्टिव पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर यही वो मैनेज करते हैं। कैपिटल जो पहले 3 ही लगाते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट, बाकी कोई कुछ नहीं लगाता। एक आपका लास्ट होता है माइनर पार्टनर। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसको केवल लाभ में हिस्सा मिलता है और उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। पहली बात, लाभ में हिस्सा मिलता है और लाइबिलिटी भी उसकी लिमिटेड रहती है। बाकी सब कुछ वही है, पूंजी लगवानी है तो उससे पूंजी भी लगवाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको हिस्सा भी मिलता है। लेकिन अगर हानि होगी तो हानि में उसको हिस्सा नहीं देते, केवल लाभों में हिस्सा देते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें से 100% क्वेश्चन आना है आपका। दूसरा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सिर्फ सुन लीजिए, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें से ना क्वेश्चन आता ना ये सिलेबस का मुख्य हिस्सा है। पार्टनरशिप एक तो है समय के आधार पर, उसमें है पार्टनरशिप एट विल, इच्छा से। अभी इच्छा है, बन गए ABCD 4 पार्टनर, चारों में से एक ने भी कह दिया कि नहीं बनना है तो पार्टनरशिप ख़त्म। इसी के अंदर दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, किसी खास उद्देश्य के लिए थी। ABCD 4 पार्टनर है फ्लाईओवर बनाने के लिए, फ्लाईओवर बन गया, पार्टनरशिप ख़त्म। लाइबिलिटी के आधार पे 2 है, एक जनरल पार्टनरशिप, एक लिमिटेड। जनरल में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड में क्या है, एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो है कम से कम अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड। ABCD 4 पार्टनर है, कम से कम एक, किसी एक की अनलिमिटेड होनी चाहिए, शेष सभी की लिमिटेड हो सकती है। सिर्फ इतना ही करना है इसमें। उसके बाद पार्टनरशिप में मेन आपको पार्टनरशिप डीड पता होना चाहिए। रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट लिखा जाता है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कितनी होगी, पार्टनर्स के नाम, फर्म का नाम, पार्टनर्स के रेजिडेंस यानी एड्रेस, और फर्म का एड्रेस आदि लिखे होते हैं। 3 हो गए हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये पार्टनरशिप। तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चौथा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। या आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़े होंगे 9th 10th में, SST में, वही हैं। कुछ लोग मिलकर के जिनको ज़रूरत होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, कम से कम 10 लोग होने ज़रूरी हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। पिछले जो 3 गए, तीनों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अब हम 2 पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन होना 100% ज़रूरी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान लो 10 लोग हैं, वो जैसे आपकी क्लास ही है, 10 लोग हैं, बाहर किताब महंगी मिल रही है, तो इकट्ठे मिलके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ख़रीद लेना, बाहर 500 की है, वो आपको 410 रुपये की दे देगा, तो आपको सस्ती पड़ेगी। बॉम्बे में जो घर है वो लेना बहुत मुश्किल होता है, तो 100-200 कंज्यूमर मिलके अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इकट्ठे मिल कर के एक प्लॉट ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है सरकार उसको थोड़ी रियायत भी देती है कि कम रेट में मिल जाएगा। इकट्ठे मिल के बिल्डिंग बना लेते हैं, जगह उतनी ही होती है, उसी में बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी बन जाती है, और मेंबर्स आपस में जो है फ्लैट्स बांट लेते हैं। इसके मेंबर्स का और इसका लीगल स्टेटस अलग अलग होता है, ये अलग है, मेंबर्स अलग हैं। सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड, अभी तक तीनों में अनलिमिटेड थी, HUF में कर्ता की अनलिमिटेड थी, पार्टनरशिप में सबकी अनलिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड। इसमें जो है सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड। अगर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10-10 हज़ार रुपये लगाए हैं और बिज़नेस डूब जाता है तो 10 हज़ार ही डूबेंगे, घर की संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब है इसके लाभ क्या है, सब पार्टनर, सभी जितने भी मेंबर्स हैं बराबर वोटिंग राइट है इसमें। वोटिंग राइट का मतलब है डिसीजन लेने के लिए सभी से पूछा जाता है। दूसरा है लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड है, स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, एक आध मेंबर चला भी जाए, छोड़ भी दे तो भी चलती रहेगी। पार्टनरशिप में अगर ABCD में से D ने ही छोड़ दी पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप भंग हो जाती है। A B और C को तीनों को दोबारा पार्टनरशिप करनी है तो फिर से तीनों जो है इकट्ठे नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। ऑपरेशंस में बहुत आसानी होती है, कार्य में सस्ते पड़ते हैं, सारा सामान सस्ता मिल जाता है, सरकार भी इनकी हेल्प करती है।
और कमियां इसकी ये है कि पहले ही ऐसे लोग मिल करके बनाते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं, तो संस्था क्या खाक चलेगी जब पैसे ही नहीं है। तो इनके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और सारे ऐसे ज़रूरतमंद से लोग होते हैं, मैनेजमेंट भी उनका अच्छा नहीं होता, पुअर होता है, कोई सीक्रेसी नहीं होती। खातों को इनको जो है सरकार को कभी भी दिखाना पड़ सकता है, सरकार इनके खातों को ऑडिट करती है और गवर्नमेंट पूरी टांग अड़ाती है बीच में, ऐसे ही आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेटस नहीं देती है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव तो जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल दिया है, सारे कंज्यूमर्स हैं, मिलकर बना लो, सस्ती किताब ले आओ, आपस में बांट लो। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कच्चा माल जो है सस्ते रेट पे लेने के लिए, मशीन सस्ते रेट में लेने के लिए मेंबर बन के इकट्ठा कच्चा माल मंगवा लेते हैं विदेश से, इकट्ठी मशीनें, किराया भी कम पड़ता है और जो चीज़ कॉमन मंगवाई है उसको आपस में बांटना भी आसान रहता है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका सामान बिकता नहीं है, एक बना लेते हैं और इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ये सामान बिक जाता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं कि बीज वगैरह ख़रीदने या खाद खरीदने तो सस्ते दाम में मिल जाती हैं इकट्ठा ख़रीदने से, और अपना जो फार्मर्स प्रोड्यूस है, जो फसलें हैं, उनको भी बेच पाते हैं। उसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है उधार के लिए, जैसे बैंक होते हैं, तो सारे मिलकर थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाते हैं, किसी मेंबर को चाहिए हुई इकट्ठी की गई पूंजी दे देते हैं, वो यूज़ करके दे देता है। अगर ब्याज लेते भी हैं उनसे तो बहुत कम लेते हैं, बैंक ब्याज से बहुत कम होता है ये सारा ब्याज। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैंने आपको बताया, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है घर लेना, तो लोग मिल करके इस प्रकार इकट्ठा एक बार लेके बिल्डिंग और आपस में उस फ्लैट्स को शेयर कर लेते हैं। एक फ्लैट, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, एक एक फ्लैट जो है वो मेंबर्स ले लेते हैं। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा आएंगे। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनको ध्यान से करें क्योंकि ये अगले साल न्यूमेरिकल है। अब हम करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट मतलब इकट्ठा, स्टॉक मतलब शेयर्स, और कंपनी जो है, कंपनी एक स्टेटस है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेटस है एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी का अपना स्टेटस है, कॉरपोरेट बॉडी है। और कंपनी जो है इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होना ज़रूरी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, जैसे आपका स्कूल आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने सिग्नेचर के लिए अपनी स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये अलग है, इसके शेयर होल्डर अलग है। तीसरा, फॉर्मेशन इसका कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, कोई शेयर होल्डर मर जाए, पागल हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, एक भी पार्टनर चला जाए तो पार्टनरशिप भंग हो जाती है। कंट्रोल जो है सभी शेयर होल्डर्स का होता है, जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया है, आप 31 लोग हो, 10-10 रुपये देते हो, मैं कंपनी हूँ, 310 इकट्ठे कर लिए, तो आप लोग मालिक को आप ही कंट्रोल करोगे। हाँ, अपनी सुविधा के लिए आप जो है डायरेक्टर्स और मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट करते हो। लाइबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है, अगर कंपनी डूबती है तो आप सबने 10-10 रुपये दे रखे हैं, अधिक से अधिक वो 10 ही डूबेंगे। 10 में से मान लो 8 दे रखे हैं, 2 नहीं दिए हुए आपने, तो कंपनी आपसे 2 ही रुपये मांग सकती है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकती। इसका मैनेजमेंट सारा प्रोफेशनल होता है इनका, क्योंकि हाईली पेड जो है मैनेजर्स रखे जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, कंपनी को लाभ देते हैं। हाँ जी, उसके बाद कंपनी के टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो शेयर्स वाला एग्जांपल दिया ये है, इसमें मैक्सिमम, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम जो है 50 हो सकते हैं। अच्छा, और उसमें हाँ, पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं। मैक्सिमम कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, इसको मैंने उस दिन भी आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है कि 2000 एक्ट 2013 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि कितने मेंबर्स जो है, कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वो भी 200 से ज़्यादा नहीं बता सकती कभी भी, वो मैक्सिमम लिमिट है। और आजकल शायद बताए हुए 50। अभी इस नंबर को रह रहे थे, नंबर मैं फिर से कंफर्म करके ही बताऊंगी। मिनिमम याद रखें 2 होते हैं, नंबर मैं एक बार फिर से चेक करूंगी एग्जैक्टली क्या है, उस दिन मैंने आपको क्लियर किया है कि यही होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है उसमें 2 मेंबर्स कम से कम, अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7,
मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। पब्लिक कंपनी जो है उसमें कम से कम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल होती है, और प्राइवेट में एक ही। पब्लिक कंपनी को खाते पब्लिश करने पड़ते हैं, प्राइवेट को नहीं। पब्लिक कंपनी जो है ये जनता से पैसा ले सकती है, जैसे मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल दिया, प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती है। तो इसका मैं भी आपको पिक भी भेजूँगी। सिर्फ अंतर करना, पढ़ना है बस, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना। इसी में से आपको जो है पेपर में मिल जाएगा सब कुछ। ये कितने, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया था 1 पर्सन कंपनी का। ये 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, इसमें ना एक ही बंदा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी से सोल प्रोप्राइटर को बड़ा नुकसान होता है कि बिजनेस डूबा तो बेचारे की घर की संपत्ति भी बिक जाती है। तो इसीलिए जो है ये वाला कंसेप्ट आया 1 पर्सन कंपनी का, कि कंपनीज को एक बंदा कंपनी बना सकता है, रजिस्टर करा ले उसको एज ए कंपनी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। एक तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, एक पिछले 3 साल में एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर मतलब सेल्स इसकी। और कोई भी माइनर जो है इस कंपनी का नॉमिनी भी बन सकता है। माइनर मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का हो, ठीक है। मेन यही याद रखना, इंडियन सिटीज़न प्लस रेजिडेंट भी इंडिया का होना चाहिए, रहता भी यही हो वो। और दूसरी बात, इसका पिछले 3 वर्षों में एवरेज सेल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेजिडेंट वो बंदा होता है जो पिछले वर्ष जो है कम से कम 180 दिन 182 दिन भारत में रहा हो। मतलब विदेशों में लोग रहते हैं ना, कईयों के घर यहाँ भी होते हैं विदेशों में, तो वह बंदा कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो तो रेजिडेंट कहलाता है। पता होना चाहिए बस, लिखने के लिए आए तो सिर्फ लिखना है इंडियन रेजिडेंट, मतलब इंडियन सिटीज़न भी हो, रेजिडेंट भी हो, और कंपनी का पिछले 3 वर्षों का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, हाँ जी वो मैं सही आपको बता रही, यही है, फिर से सुन लीजिए। मिनिमम मेंबर्स पार्टनरशिप में 2 होते हैं। मैक्सिमम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी 200 से ऊपर नहीं रख सकती। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 बता रखे हैं कि 50 होने चाहिए। आप सिर्फ ये याद रखो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के अंदर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी का फॉर्मेशन, बनानी कैसे है। तो कंपनी के फॉर्मेशन में स्टेजेस होती हैं। पहली होती है प्रमोशन, दूसरी आपकी स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन, और तीसरी होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। देखो प्रमोशन में से तो आना ही आना है क्वेश्चन। प्रमोशन मतलब कंपनी का परिवर्तन कैसे होता है। स्टार्टिंग के लिए जो कंपनी को बनाने का आइडिया लेके आता है कि हम बिस्किट बनाने ही कंपनी बनाएंगे और इसमें पैसे लगाएंगे 10 करोड़ रुपए और ये मशीनरी खरीदेंगे, मतलब यूँ समझ लो प्रपाउंडर जो इसने आइडिया लाया, सोचा, जैसे फिल्म के अंदर डायरेक्टर होता है, सब कुछ सोच के स्क्रिप्ट राइटिंग भी लेके आता है, राइटर से सारे सीन सोच के रखता है। ये वो बंदा होता है जिसने कंपनी के आइडिया से की शुरुआत से लेके प्रोडक्शन शुरू कराया, और बेचारे की औकात कुछ नहीं होती कंपनी में, ना ये सैलरी लेता, ये सब काम जो है वो गुड फेथ में कर रहा है। बाद में कंपनी बनने के बाद उसको इन सर्विसेज के इनाम के तौर पर जो है फ्री में कुछ शेयर्स दे देती है। इसकी लीगल पोजीशन यही है, इसका कोई स्टेटस नहीं होता, बस ये कंपनी के नाम से जो है जब तक कंपनी बनती नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेता है, ठेके ले लेता है, संपत्तियां खरीद लेता है, जैसे ही कंपनी बनती है उसके नाम कर देता है, लेकिन वास्तविकता में इसका अपना पर्सनल कोई स्टेटस नहीं होता है। प्रमोटर कुछ कार्य करता है। सबसे पहले तो बिज़नेस आइडिया को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, मार्केट में देखता है क्या बनाना है। जैसे आप ईएमसी के प्रोजेक्ट में सोच रहे हो ना क्या बनाना है, ये मार्केट में देखता है आजकल डिमांड किस चीज़ की है। तो न्यूट्रिशियस फूड की डिमांड है, मास्क की डिमांड है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो ये वो चीज़ बनाने का आइडिया लाएगा। फिर फिजिबिलिटी स्टडी देखता है कि मैंने आइडिया तो ले लिया, चलेगा कि नहीं। तो पहले टेक्निकली देखेगा कि मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ टेक्निकली पॉसिबल भी है वो।
फिर देखेगा पैसा कितना लगेगा, पैसा 100 रुपये लगाया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 5-6% तो कम से कम उस पर लाभ मिले। मतलब 100 रुपये लगाए तो 106 तो हाथ में आए, 100 तो कॉस्ट ही कट गई, 6 रुपये मुझे लाभ मिले। और फिर इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखेगा। देखो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में तो ये आता है कि पैसे कहाँ से लाऊंगा, पूंजी। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आता है, वो ये चेक करता है कि मेरे को 100 में से 106 मतलब 100 रुपये लगा के 106-7 मिलेंगे या नहीं, जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। आपको नाम नहीं याद रखने, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए, आपको सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और टेक्निकल। सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कि वास्तविकता में जो आइडिया मैंने सोचा है उसके लिए तकनीक मिल जाएगी, फाइनेंशियल में पैसे मिल जाएंगे, इकोनॉमिक में जो पैसा लगा रहा है उस पर लाभ मिल जाएगा। अगर सब में आंसर हाँ है तो वो आगे चलता है। फिर वो कंपनी का नाम अप्रूव कराता है। कंपनी का नाम यूनिक होता है, वैसा कोई और नहीं होना चाहिए। कंपनी के नाम में भारत, हिंदुस्तान जैसे शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल करे। नाम का रजिस्ट्रेशन अपने कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। नाम के बाद जो है कंपनी उन लोगों को चूज़ करती है, 7 लोगों को, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के आगे चलकर इनमें से शेयर होल्डर भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, वो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है और कंपनी इससे बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके बाद वो प्रोफेशनल्स की अपॉइंटमेंट करता है, बैंकर्स की, लॉयर्स की। फिर वो नेसेसरी कागजात तैयार करवाता है। कागजात यही होते हैं प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मेशन का स्टेप था। दूसरा हमारा स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को स्टेटस मिलेगा कॉर्पोरेट बॉडी का। कंपनी जैसे आपका स्कूल है, उसको स्कूल के नाम का स्टेटस मिलेगा कि आज से ये स्कूल है, इस नाम से चलेगा, आज से ये कंपनी है, इस नाम से चलेगी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एंड में, नाम के एंड में लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। प्राइवेट लिमिटेड के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो है वो लिखा होता है, दोनों। उसके बाद है जहाँ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एप्लीकेशन लगाते हैं और उसमें कई कागज़ लगते हैं, जैसे कि कंपनी की पूंजी कैसे इकट्ठी की जाएगी, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी जो है वो, और कंपनी ने प्रमोशन के स्टेप पूरे कर लिए या नहीं, कंपनी ने अपने बैंकर, सॉलिसिटर, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लिए या नहीं किए। एप्लीकेशन लगा दी, फीस लगा दी, इतना ही याद रखना बस। एप्लीकेशन लगा दी, कागज़ लगा दिए, फीस भर दी। कंपनी का रजिस्ट्रार खुश होता है, संतुष्ट होता है इन कागज़ों से। खुश का मतलब संतुष्ट होता है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। लास्ट में एक कानूनी घोषणा डायरेक्टर करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है कंपनी का, कि हमने कंपनी के से संबंधित सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। और कंपनी का रजिस्ट्रार इन कागज़ों से संतुष्ट है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा कि आज से आपकी कंपनी बन गई है। उसके बाद एक होता है ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी को ये भी लेना पड़ता है, प्राइवेट का काम तो ख़त्म, 2 से काम चल जाता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस शुरू कर लो, प्रोडक्शन शुरू कर लो, इसके लिए एक और सर्टिफिकेट लेती है पब्लिक कंपनी। तो उसमें भी यही कागज़ लगते हैं, प्लस इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। वही एप्लीकेशन, वही फीस, वही डिक्लेरेशन कि हमने सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है, वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एप्लीकेशन, सब ये भी लिख देते हैं कि हमने अपना स्टॉक एक्सचेंज बुक कर लिया है जहाँ पर हमारे शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे, किस स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर एनलिस्ट होंगे, लिस्टेड होंगे यानी कि, और सारे कागज़ दे आते हैं। अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देता है। लास्ट में कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन करती है, यानी पूंजी मंगाती है लोगों से, शेयर इशू करती है और पैसा मंगाती है। उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की डिटेल है, लिखा होता है इतनी की पूंजी लगेगी, इतना सेल्स अचीव करना है, इतना टारगेट ऑफ सेल्स अचीव करना है, इतने प्रॉफिट अचीव करने हैं। मतलब कंपनी का लेखा जोखा सारा कि कंपनी क्या है, नई बनी है ना अभी, और जिनसे पैसा मांगती है, जैसे मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल दिया, मैं कंपनी हूँ, मैं आपसे पैसा ले रही हूँ, आप पब्लिक हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करूँगी।
तो आप जो है सारी कहानी पढ़ के अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए तो आप उसको एप्लीकेशन को भरोगे, 10-10 रुपये मुझे दे दोगे। जो मुझे 10 रुपये दोगे मैं एक सर्टिफिकेट दे दूँगी 10-10 रुपये का, आपके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा, मेरे पास शेयर कैपिटल आ जाएगी। तो ये 4 हो गई, प्रमोशन, कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में एक चीज़ आएगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर मैंने 10,000 शेयर इशू किए तो 9,000 लोग कम से कम अप्लाई करें, 9,000 एप्लीकेशन कम से कम आए। नहीं आएंगे तो जिस डेट से मैंने वो प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसके 120 दिन के अंदर मुझे जिन लोगों से पैसा आया वो भी वापस करना पड़ेगा, इशू कैंसिल। जैसे मेरे पास 8500 एप्लीकेशन आई जो 9,000 से कम हुई, तो जिन 85 की आई थी 8500 की उनको मैं पैसा वापस कर दूँगी। अगर 120 दिन से ज़्यादा हो गए तो मुझे उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। 3 महत्वपूर्ण हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम कंपनी का मुख्य प्रपत्र है, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वही कंपनी को करना पड़ता है, कंपनी इससे बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। मेमोरेंडम कुछ पैराग्राफ्स में बटा होता है जिसको हम क्लॉजेस बोलते हैं। तो इसमें पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, एग्जैक्ट नाम क्या होगा, कलर भी मैटर करता है, किस कलर से लिखा हुआ है। जैसे अब आप नोट करना प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट का नाम है वो कौन से कलर है। रिन में रिन RIN जो है रेड से लिखा होगा हमेशा, कलर भी नहीं चेंज हो सकता। उसके बाद कंपनी का कैपिटल क्लोज होता है, कंपनी अपने जीवन काल में जो है कितने शेयर्स इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। 1 लाख शेयर्स है और पहले कंपनी ने 70,000 इशू कर दिए पहले वर्ष में, आगे केवल 30 कर सकती है, उससे ऊपर नहीं। प्लेस क्लॉज है, कंपनी कहाँ स्थित है, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ स्थित होगा। एसोसिएशन क्लॉज है, कौन से 7 मेंबर एसोसिएट इकट्ठे हो रहे हैं और कंपनी का निर्माण कर रहे हैं और वो उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए हैं, यानी ये वो मिनिमम न्यूनतम शेयर होते हैं जो हर मेंबर को डायरेक्टर बनने के लिए लेने ही पड़ते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएशन प्लेस ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उद्देश्य, कंपनी के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, मुख्य के साथ गुण भी लिखे होते हैं। जैसे मान लो कुछ कंपनियों का उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना, तो लिखा होगा लाभ कमाना। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य है सोशल वेलफेयर, या कंपनी में से मार्केट में सिर्फ अपना शेयर बढ़ाना कि हम लीड करें, हमारे कॉम्पिटिटर्स इतने % से पीछे रह जाएं, तो वो उसमें लिखेंगे कि मार्केट शेयर इंप्रूव करना है। एक होता है लाइबिलिटी क्लॉज कि सभी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित रूल होते हैं। अगर कंपनी आर्टिकल्स नहीं बनाती है तो टेबल F दी गई है, टेबल F जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, मतलब नहीं बने हैं तो। आर्टिकल्स में चेंज किया जा सकता है, मेमोरेंडम में चेंज नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में से 100% क्वेश्चन आना है आपका। तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जनता को आमंत्रण देने के लिए कि आओ और मेरे अंदर पैसा इन्वेस्ट करो कंपनी में, उसके लिए एक छोटी बुकलेट देती है जिसमें कंपनी से संबंधित जानकारी होती है, लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है। हर वह कंपनी जो जनता से पैसा इकट्ठा करेगी उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी जनता से पैसा इकट्ठा करती ही नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं। इन ल्यू का मतलब के बदले में, प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। अगर पब्लिक कंपनी भी जनता से पैसा ना इकट्ठा करके 10-20 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पैसा इकट्ठा करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तो वह भी जो है प्रोस्पेक्टस इशू ना करके स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ठीक है, ये सारी मोटी मोटी बातें ही, नंबर ऑफ़ मेंबर्स की भी मैंने बता दी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनकी अभी आपको एक PDF बनाकर भी भेज दूँगी, इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने। मोटी मोटी बातें जो होनी चाहिए ना वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो बारीक है वो उसी में से निकल आती हैं। तो मैं रिटर्न मटेरियल भी भेज रही हूँ, ये आपने सुन भी लिया है, इसको अच्छे से करें, फिर इसको टेस्ट भेजूँगी आपको। ओके, थैंक यू।